नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। नेपाल में छात्र गुटों में हिंसक झड़प हुई है। सुशीला कार्की और कुलमान गेसिंग के समर्थक भिड़ गए हैं आपस में। देखिए, ये वो दो नाम हैं जो प्रधानमंत्री, जो अंतरिम पीएम बनना है, उसके प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। लेकिन अब इन्हीं को लेकर छात्र गुटों में हिंसक झड़प देखी जा रही है। एक तरफ सुशीला कार्की, दूसरी तरफ कुलमान गेसिंग, ये दो नाम। और अब आपको बता दें कि हिंसक झड़प छात्र गुटों में ही, ये जेनजी जिन्होंने कि ये पूरा आंदोलन शुरू किया, एक तरह से समझिए कि नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। लेकिन अब जब बात सरकार बनाने की आई है तो एक वर्ग चाहता है कि सुशीला कार्की उनका नेतृत्व करे, दूसरा वर्ग ये चाहता है कि जो कुलमान गेसिंग है वो उनका नेतृत्व करे। सुशीला कार्की जो कि भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं, जबकि कुलमान गेसिंग जो हैं वो लाइटमैन कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के ही अपने अपने जो एक चाहने वालों का वर्ग है वो बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिरकार नेपाल में जो पूरी स्थिति है वो कब कंट्रोल में आएगी, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, छात्र गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। सुशीला कार्की और कुलमान गेसिंग के जो समर्थक है वो अब भिड़ गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार कौन बनेगा अंतरिम प्रधानमंत्री, और सवाल ये कि जो स्थिति है आखिरकार नेपाल में कब पूरी तरह से ठीक होगी, क्योंकि लगातार कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लगातार कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि छूट भी जरूर कुछ घंटों की दी जाती है उस कर्फ्यू में, लेकिन आप देखिए कि जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद फिलहाल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो जेनजी के जो कुछ नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर ही आंदोलन किया था हमने, संविधान नहीं संसद भंग करना मकसद था। और अब अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की और कुलमान गेसिंग का नाम। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, नेपाल की जेलों से भागे 60 कैदी पकड़े गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने किया है गिरफ्तार। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें, कल ही ये जानकारी भी सामने आई थी कि जो कुछ भी हो रहा है नेपाल में उसका फायदा उठाकर नेपाल की जेल से कई कैदी भाग गए थे। ऐसे में अब सीमा सुरक्षा बल ने 60 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी हुई है। और आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशीष, देखिए, जो कैदी कल भागे थे, काफी कैदियों की संख्या थी जो जेल में से भाग गए थे, और अब उसमें से 60 कैदियों को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ लिया है। सवाल यही है कि देखिए, पहले ही भारत को इन तमाम स्थितियों का पता था, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तमाम जिलों से जहां से नेपाल की सीमाएं लगती है उसको सेव किया गया था। शायद यही वजह है कि हमने 60 कैदियों को पकड़ लिया है। आशीष, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात को रखें। तो आपको बता दें कि जब से नेपाल में ये स्थिति हुई है तब से आप समझिए कि भारत ने भी अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से और ज्यादा बढ़ा दिया, खास करके उन इलाकों से, उन जिलों को, सीमावर्ती इलाकों को सेव किया गया जहां से नेपाल की सीमाएं लगती हैं। क्योंकि देखिए, अब जब कैदी भागे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नेपाल में ही छुपे, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से आराम से वो भारत में एंट्री कर सकते थे। और शायद यही वजह है कि लगातार उसकी निगरानी की गई। और अब जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये 60 कैदी वो पकड़े गए हैं, नेपाल की जेलों से भागे गए 60 कैदी। और ये मौके का फायदा ही आप कहिए, जिसको उठाकर कई कैदियों ने यहां पर भागने की कोशिश की थी। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे जो 60 कैदी हैं वो पकड़े गए हैं। सीमा सुरक्षा बल को ये सफलता मिली है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो मौके का आप समझिए फायदा उठाया गया है। और काठमांडू में भी जो हर शख्स की तलाशी ली जा रही है, कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। हिंसा रुकी जरूर है, लेकिन सड़कों पर सेना के जवान हैं। जेनजी अपना नया पीएम चुन रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो भारत के भी काठमांडू में फंस गए हैं, जो घूमने के लिए गए थे। क्योंकि काठमांडू, अगर आप ऐसे देखें इस जगह को, तो काफ़ी खूबसूरत है। और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने यहाँ पर जाते हैं। हालांकि अब लगातार इंडियन एम्बेसी बातचीत कर रही है, लोगों को निकालने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इन सब के परे आप समझिए कि भारत में घुसने की कोशिश जो कर रहे थे, जेल से छूटे हुए कैदी, भागे हुए कैदी, माफ कीजिए, उनको पकड़ा गया है।
देखिए, हिमालय की गोद में बसा नेपाल आज गहरे संकट से जूझ रहा है। पिछले कई दिन से चल रहे आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुनियोजित तरीके से सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। राजधानी काठमांडू से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक हिंसा और आगजनी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस बीच जेडीयू नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने कहा कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुशीला कार्की उनको जानती हैं। राष्ट्रपति प्रचंड के शपथ ग्रहण में भी उनको बुलाया गया था। भारत के 4 लोगों में से वो भी एक थे। पूर्व प्रधानमंत्री ओली से भी उनके व्यक्तिगत संबंध रहे, क्योंकि वो पिछले 40 साल से नेपाल के राजनेताओं और क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। नेपाल की सभी सरकारों से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। केसी त्यागी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताते हुए कहा, फिलहाल वहां शांति कायम होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन हालातों का फायदा उठा ले। सुनिए जरा। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। त्यागी जी, नेपाल में जो हालत है इस समय, जो आपको लगता है भारत का पड़ोसी देश होने के नाते भारत भी चिंतित है, क्या क्या हो वहाँ पर, वहाँ के हालात पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, वहाँ अराजक माहौल है। भीड़ के हाथ में फैसले नहीं हुआ करते। कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आंदोलन का कोई नेता होता है। जैसे पहले वहाँ पे आंदोलन चले थे 7 पार्टियों के नेतृत्व में, तो बड़े बड़े नेता उसको संचालित कर रहे थे। अब बैंकों को लूटना कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम? जो लोकतंत्र की माँ है संसद, उसमें आग लगाना कौन सी समझदारी है? वहाँ का सबसे धार्मिक दुनिया का पशुपतिनाथ का टेम्पल है, उसके अंदर जाके तोड़फोड़ करना कौन सी समझदारी है? ये वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं की औलादों के द्वारा की गए भ्रष्टाचार और 20% नेपाली गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो उससे उत्पन्न जो फ्रस्ट्रेशन है ये उसका मैनिफेस्टेशन, ये कोई क्रांति नहीं है। सर, एक सवाल सर सुशीला कार्की के बारे में है, क्योंकि उनका नाम सर जब क्रांति वहाँ पर शुरू हुई, वहाँ पर जब नाम आया कि देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको बनाए, तो सुशीला कार्की का नाम आया सर। उसके बारे में, उनके बारे में क्या जानते हैं? सुशीला कार्की जी वहाँ पे जस्टिस रही हैं, और जब माओवादी आंदोलन अपने पीक पे चल कर के सत्ता में आया था, उस समय उनका मनोनयन हुआ था। तो हम भी बहुत सक्रिय, हम शरद यादव जी और कई साथी बहुत वहाँ पे सक्रिय थे। तो हम लोगों की भी सबके रिश्ते नाते वहाँ के सारे आंदोलनकारी नेताओं के साथ हैं। वो अगर प्रो टर्म प्राइम मिनिस्टर बनती है तो प्रसन्नता की बात है। एक सवाल सर, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो ओली, जिनको हटा दिया गया वहाँ से, जिन्होंने खुद ने इस्तीफा भी दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया, ओली जी का ये कहना है कि अगर वो उन पर भारत का प्रेशर नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं होती, क्योंकि भारत ने इसलिए करा है क्योंकि वो लगातार इस बात पर डटे हुए थे कि भगवान राम भारत में नहीं, अयोध्या में नहीं, नेपाल में पैदा हुए थे। ओली जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पहले उनकी गिनती भारत समर्थक नेताओं में होती थी, उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया। वो कभी भगवान राम को नेपाल निवासी बताते रहे, कभी और इस तरह के कंट्रोवर्शियल सवाल पैदा करते रहे, और आज जो दुर्गति हुई है नेपाल की भी, पॉलिटिकल सिस्टम की भी और ओली की भी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओली जिम्मेदार है। सर, भारत के पड़ोसी देश में शांति हो, ये भारत के लिए भी बेहतर होगा? नहीं, हमारी चिंताएं बढ़ी हैं इस घटनाक्रम के बाद, और जो भारत की महती भूमिका होती थी वहाँ पर किन्हीं कारणों से उसमें कमी आई है। हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि ये महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बिंदु ना बन जाए, जो भारत के लिए बहुत बुरा होगा। विदेश मंत्री लगातार संपर्क में हैं और डिप्लोमेटिक चैनलों से काम चल रहे हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे शांति स्थापित हो और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द पीपल बने। एक आखिरी सवाल है सर, क्या सुशीला कार्की जी आपको जानती है, ऐसा कहा जा रहा है? ये सुशीला जी नहीं, हम तो पिछले 20-25 सालों में 30-35 बार गए हैं। सुशीला जी समेत सब लोगों से हम लोग समय समय में, तो प्रचंड जी भी जानते हैं। प्रचंड जी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत से 4 लोग गए थे, जिसमें मैं एक था। हमें तो ओली जी भी जानते हैं, हमें तो शेर बहादुर दाहिबा जी हैं, ये 5 बार प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। वहाँ के सारे राजनीतिक जो परफॉर्मर हैं उन सबसे हमारे रिश्ता हैं, और सुशीला जी बनेगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।
देखिए केसी त्यागी जी, जिनका कहना है कि अगर सुशीला कार्की के हाथ में कमान आती है नेपाल की तो उनको प्रसन्नता होगी, और जहां तक नेपाल की स्थिति की बात है तो वो उनका यही कहना है कि नेपाल महाशक्तियों का शक्ति स्थल न बन जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर सीधे हमारे साथ नेपाल से जुड़े। आशीष, देखिए क्या स्थिति वहां पर है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की थी नेपाल से, उसके बाद उन्हें भारत में भी पकड़ा गया है सीमाओं पर। क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दो जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी जेंजी के बीच में ही अब लड़ाई एक तरह से छिड़ गई है? आशीष जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी जेल थे, करीब नेपाल के 4 से 5 जेल को तोड़ के हजारों कैदी फरार हो गए हैं। जो कैदी भारत में आना चाहते थे, जो भारत, क्योंकि बाउंड्री वॉल तो है नहीं, लेकिन एसएसबी की जवान हमारे, पुलिस के जवान हमारे कई कैदियों को पकड़े हैं, जिन्हें एसएसबी कड़ाई से पूछताछ भी कर रही है, और नेपाल एम्बेसी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे कैदी हैं जो पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से जेएनजी की जो है 2 गुट नहीं, कई गुटों में ये बढ़ चुके हैं। कोई राजा का समर्थन में बोल रहा है तो कोई किसी के समर्थन में बोल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थन अभी आ रहा है वो राजशाही के लिए आ रहा है। क्योंकि कुछ ही महीने पहले, बीते कुछ महीने पहले राजशाही के लिए रोड पे उतरे थे, काठमांडू को जलाए थे। तो फिर से एक बार यंगस्टर राजशाही की तरफ जा रहा है। फिर से ये लोग राजशाही चाह रहे हैं। फिर से ये लोग अपने नेपाल की कमान अपने आर्मी के हाथों में देना चाहते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी हम सुन रहे थे, जिस तरह से बैंकों को लूट लिया गया, जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लूट लिया गया, ये लोग कौन थे, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये जेएनजी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी कई गुटों में ये जेएनजी के नेता भी बढ़ चुके हैं। जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग सेना नायक ने किया था इनके, तो करीब 6000 स्टूडेंट जुड़े थे, कई मतें इनकी थी। लेकिन फिलहाल अभी आपस में ये भिड़ चुके हैं। अभी क्या फैसला आना है, क्या नहीं आना है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से राजशाही के लिए पूरे काठमांडू में इस समय बड़े तादाद में धरना प्रदर्शन चल रहा है, बड़े तादाद में मसाल जुलूस निकाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कि फिर से एक बार राजशाही लाई जाए। राजशाही को लाने के लिए एक बार फिर से नेपाल में कवायद तेज हो चुकी है। ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर कारोबार